नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो अगले 1 घंटे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी खबरें आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सिलसिले की, इस बुलेटिन की। सबसे पहले खबर प्रयागराज से। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण पर बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 11 बजे सुनवाई होगी और सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार को बताना होगा कि संक्रमण को रोकने का प्लान क्या है। गांव में संक्रमण को रोकेंगे कैसे, क्या आपके पास प्लान है उसका? उत्तर प्रदेश सरकार से इस बाबत जवाब मांगा गया है। अब ये देखना होगा कि जवाब क्या होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, क्या जवाब तैयार करेगी। क्योंकि जब शहरों में संक्रमण फैला तो सब चीजें बिखरी दिखी और अंतिम जो उपाय दिखा वो लॉकडाउन या कोविड कर्फ्यू आप कह सकते हैं। उसी के बाद हालात थोड़े से कंट्रोल दिख रहे हैं। ऐसे में गांव में संक्रमण रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है? अधिकारियों ने पेपर में क्या तैयारियां की होंगी, ये देखना होगा कि प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जवाब के तौर पर क्या रखा जाता है। एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर आएंगे। 1 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं राजनाथ सिंह। सुबह 11:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हज हाउस में बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। तो 1 दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ आएंगे। रक्षा मंत्री सुबह 11:30 बजे लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री और हज हाउस में बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे यहां पर राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 1 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। हज हाउस में बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। और आज जारी होंगे पंचायत उपचुनाव के परिणाम। आपको बताते हैं कि 9 मई को मतदान हुआ था, वोटिंग हुई थी और आज परिणाम बताए जाएंगे। आज परिणामों का ऐलान होगा। कुल 99 उम्मीदवारों के निधन के बाद दोबारा मतदान हुआ था, रीवोटिंग हुई और काउंटिंग को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली। 99 उम्मीदवारों का किस्मत का जो फैसला है वो आज दिख जाएगा। जो बैलेट बॉक्स है वो खुलेंगे और सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। और फिर ज्यादा वक्त लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ 99 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, सिर्फ 99 उम्मीदवारों को में से किसको जनता ने चुना है वो घोषित कर दिया जाएगा आज। श्रावस्ती पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर पुलिसकर्मी महिलाओं की पिटाई कर रहा है। साथ ही वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी सड़क पर सब्जियों को फेंक रहा है। मामला श्रावस्ती के कोना थाना क्षेत्र का है, जहां एक कस्बे में गरीब परिवार के लोग ठेलों पर सब्जी बेच रहे थे। इतने में पुलिसकर्मी महिला को पीटने लग जाता है और सब्जी के ठेले से सब्जियां भी फेंकता है। इन तस्वीरों को देखकर श्रावस्ती पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दिव्यांग फल वाले को पुलिसकर्मियों ने कुछ इस कदर पीटा कि उसका हाथ टूट गया। इसके पास अस्पताल में इलाज के बाद इसे भर्ती कराया गया। तो यूपी पुलिस का ये कैसा चेहरा है? महिला को पीटा, सब्जी के ठेले से सब्जियां फेंक दी, एक दिव्यांगों को पीटा, उसके हाथ तोड़ दिए। ये देखिए, लॉकडाउन का पालन कराना है लेकिन इस तरीके से। ले बहुत गजब। तो लखनऊ में बैठे उन अधिकारियों को देखना चाहिए जिनके कांधे पर बहुत सारे सितारे लगे हुए हैं कि जमीन पर पुलिसकर्मी किस तरह की हरकत करें। तत्काल इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और महिलाओं को भी एफआईआर लिखवानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद थाना नंदग्राम क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित हिंडौन विहार में भीषण आग लग गई। आग गत्ते के गोदाम में लगी। घटना के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है, दूसरी तरफ ये आग लगी और उसके बाद इस फैक्ट्री में जो कुछ सामान रखा हुआ था, इस गोदाम में जो कुछ सामान रखा हुआ था, आप तस्वीरों में देखेंगे कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जल गया। अब खबर नैनीताल से, जहां कैंट इलाके में एक घर में आग लग गई। एकाएक भड़की आग ने पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था। इस घर में किसी तरह की कोई बिजली कनेक्शन भी नहीं था। पड़ोसियों ने बाल्टियों से पानी डालकर इस आग को बुझाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के वक्त घर कोई आया था
जिसने मोमबत्ती जलाकर कुछ काम किया। इसके अंदर सिलेंडर आशंका जताई जा रही है कि मोमबत्ती की वजह से घर में आग लगी। तो रिश्ते सर लोग कहाँ हैं? तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से घर जलकर खाक हो गया। तो घर पे कोई नहीं है? इससे पहले गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाई थी और अभी नैनीताल की तस्वीरें आप देखिए। आज ही लाइट खराब हुई थी, आज ही लाइट से गिरी, आज ही खबर गाजियाबाद से, जहां से दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। लगातार कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सेवराई तहसील के गहमर इलाके के दर्जनों गांव में मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार जलाने के बजाय गंगा नदी में बहाकर किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में गंगा घाट के किनारे शव तैरकर पहुंच रहे हैं, शव दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी सूचना तहसील प्रशासन को दी गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। और जब बिहार के बक्सर के गंगा घाट पर शव मिलने का इस सिलसिला शुरू हुआ, तब गहमर के इन गंगा घाटों की पड़ताल की गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में गंगा घाट के किनारे ये शव मिले। खबर गाजीपुर से है, गाजीपुर की खबर है और हैरत में डाल देगी ये खबर आपको। आप देखिए कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो अंतिम संस्कार तक नहीं कर रहे हैं, अंतिम संस्कार तक शवों का नहीं कर रहे हैं। क्या ये अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, या परिजनों की तरफ से किया जा रहा है? ये जांच का विषय है कि कौन शवों को गंगा नदी में फेंक रहा है। सर, इस समय कोरोना महामारी को लेकर काफी उहापोह की स्थिति है। बहुत सारी डेड बॉडियां गंगा जी में ऐसे उतराई हुई मिली हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 100-150 के आसपास गहमर क्षेत्र में देखी जा रही है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडीज कहाँ से आई हैं, कैसी हैं तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए हैं। प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा, अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। इस खबर को देखकर समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या मेरठ में लगातार तेजी से बढ़ रही है। हर रोज 1 से 1,500 मामले सामने आ रहे हैं। व्यवस्था का आलम इस बात से समझिए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर भाजपा विधायक तक की नहीं सुन रहे। मेरठ के किठौर विधानसभा से भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी का कहना है कि संक्रमित मरीजों को भर्ती कराने के लिए जब फोन किया जा रहा है तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि इस मामले को आला अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में भी उठाया गया, जिसके बाद कुछ अस्पताल अभी भी विधायक का फोन नहीं उठाते हैं। विधायक ने स्थानीय प्रशासन से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण रोकने के लिए इंतजाम की अपील की है। सभी लोगों ने एक ही बात उठाई और मैंने भी वही मुद्दा उठाया कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं इनको ऐसे समय में संवेदनशील होकर के और जनता के भले के लिए जो है इनको काम करना चाहिए। ये आदेश है कि भाई इसकी एक रोज़ जो है लिस्ट बना करके जो है ये बताया जाए। हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब और दूसरे सीएमओ भी और दूसरे अधिकारी भी जो इसमें लगे हुए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये इन लोगों ने जो है अभी 2-3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने फ़ोन किए हैं कई जगह, अभी तो सुधार आया है, लेकिन और भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो निजी अस्पतालों की मनमानी तो विधायक साहब के साथ भी है, तो ऐसे में आप और हम कहां खड़े हैं, आप अंदाजा खुद लगा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करें। जौनपुर में प्रशासनिक टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, जिसके बाद बाजार के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने प्रशासन का विरोध शुरू कर दिया। उदय में धान की कुटाई कर रहे युवक पर पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबकर युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने युवक को पेड़ के नीचे से बाहर निकाला, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मिर्जापुर में कोरोना कर्फ्यू के बाद भी दुकानें खोली जा रही हैं। प्रशासन की ओर से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को चेतावनी दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि दुकान खोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में बोलेरो और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक घायल हो गया। बोलेरो सवार चालक गाड़ी लेकर उसके बाद फरार हो गया।
आजमगढ़ में कोरोना संक्रमण भगाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि देवी माता की नाराजगी से महामारी बढ़ रही है। देवी माता को भोग लगाकर लोग खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बस्ती में बीते 24 घंटों में कोरोना के 85 नए मामले सामने, जबकि 201 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए आईजी अनिल राय सड़कों पर उतरे। आईजी ने थानों को सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर में एसपी आवास से 200 कदम की दूरी पर सरकारी आवास में रहने वाले ठेकेदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मऊ के आरएसएस के सेवा विभाग और स्वयंसेवकों ने भोजन के पैकेट बांटे और आरएसएस की तरफ से मरीजों के परिजनों को भोजन का पैकेट ये बांटा जा रहा है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों मृतक बाइक सवार थे। शव कुछ दूरी पर एक जलती हुई बोलेरो भी बरामद की गई। बलरामपुर में 20 दिनों से आतंक बचाने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। तेंदुए की वजह से इलाके में दहशत का माहौल था। वन विभाग की कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ये पूर्वांचल की खबरें थी और इसी बीच कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। सख्ती के बाद यूपी में कोरोना के आंकड़ों में कुछ कमी जरूर आई है। यूपी में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 21,331 नए केस सामने आए, जबकि 29,709 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 278 लोगों की कोविड की वजह से मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,25,271 जहां पहुंची है। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण अब ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में यूपी में संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता हासिल हो रही है। इस सब के बीच आज एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। तो आज फिर टीम 9 की बैठक होने वाली है और कोरोना का ग्राफ अभी क्या है वो तो एबीपी गंगा लगातार रोजाना आपको बता रहा है और ग्राफ तो फिलहाल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल जो मामले थे वो 23,000 के करीब थे। आज 21,000 के करीब केसेस आए हैं, यानी कि गिरावट है केसेस में। संक्रमण के 21,331 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होने वाले लोगों की संख्या 29,709 है। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 2,25,271 हो गई है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 12,83,754 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अयोध्या मंडल के तहत आने वाले 5 जिलों में कोविड के हालात का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण भी किया। कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कल के दिन गोरखपुर के बाद अयोध्या का उनका दौरा था। अयोध्या जब पहुंचे तो अधिकारियों से उन्होंने मौजूदा हालात पर चर्चा भी की, उनसे हालात जाने भी कि अयोध्या में कैसे निपटा जा रहा है इन हालातों से। और इस बीच में कोविड केयर सेंटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो लगातार एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या पहुंचे, कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अयोध्या जाने से पहले गोरखपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में उनका 2 दिवसीय दौरा था और दौरे के आखिरी दिन उन्होंने अयोध्या की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के खिलाफ यूपी सरकार की रणनीति काम कर रही है और पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आती जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जारी है। तो अधिकारियों के साथ बातचीत की है। अयोध्या की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे थे। कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण उन्होंने किया था। अधिकारियों से विस्तार से जानकारी उन्होंने हासिल की थी।
फर्स्ट वेव 300-350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत उत्तर प्रदेश में थी और कल हम लोगों ने 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश में की है, जिसमें हम लोगों ने वायुसेना के विमानों का उपयोग करते हुए यहां से खाली टैंकर भेजे, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थान में हर एक जनपद में पहुंचाने का कार्य किया। यहां पर गोरखपुर में भी, गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी यहां पर आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 85,000 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल 2021 को 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज प्रातः 10 मई को जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर है। फर्स्ट वेव का मुकाबला उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया था और उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए थे। सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश उसी प्रबंधन के साथ काम कर रही है। तो कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में की गई है। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, 1000 मीट्रिक टन कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये सप्लाई की गई है तो क्या इतनी रिक्वायरमेंट है या अब जो ऑक्सीजन आ रहे हैं उसको रिस्टोर किया जा रहा है, रखा जा रहा है ताकि बाद में इसको इस्तेमाल में लाया जा सके? और दूसरा, कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, टीम 9 की आज बैठक होने वाली है। आज की बैठक में क्या चर्चाएं हो सकती हैं? राजीव, देखिए अभी फिलहाल जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ये प्रदेश की ज़रूरत ही कही जाएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में जो मरीज़ अस्पतालों में भर्ती है उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बड़ी संख्या में ऐसे मरीज़ भी हैं जो होम आइसोलेशन में है, जिनको समय पर पहले बेड नहीं मिल पा रहे थे, खासतौर से उनके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उनका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए नॉन कोविड वैसे तो बहुत कम अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन जो चल रहे हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसके अलावा ट्रॉमा के केसेज हैं, तमाम तरह के और केस आते हैं। तो अगर बात की जाए तो देखिए अभी फिलहाल स्थिति स्टोर जैसी नहीं कही जा सकती। फिलहाल तो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से लगातार आपूर्ति की जा रही है। जिन जिलों में ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर सप्लाई बढ़ा दी गई है। इस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी के साथ फिलहाल काम चल रहा है राजीव। और लगातार एक राहत भरी बात ज़रूर है कि पिछले अगर हम 10-11 दिन में देखें तो इसमें करीब 80,000 से ज़्यादा कोविड पेशेंट जो एक्टिव केस थे उनकी संख्या में कमी आई है। तो ये एक राहत भरी बात है, क्योंकि इस समय केस कम हो, संसाधन बढ़े, तभी स्थितियों पर नियंत्रण हो सकता है, काबू हो सकता है। और यही वजह भी थी जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसके नतीजे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा पहलू अब देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे जैसे कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है, जैसे अगर बात करें इस बार जब बढ़ाया गया तो लोगों की लापरवाही जो है वो फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं कहने को कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन उसके बावजूद लोग अनावश्यक ही घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और अपने परिचितों के घर तक भी जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका है पुलिसकर्मियों की, जिनके ऊपर जिम्मा है इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू कराए रखने का। बैरिकेडिंग्स की हुई है जगह जगह, लेकिन वहाँ पर पुलिसकर्मी जो है इतना नज़र नहीं आते। यहाँ तक कि आपको बताएं कि शहर में बीचों बीच शहर के भी ऐसी तस्वीर कई बार देखने को मिल जाती है कि लोग बिना मास्क के ही वहाँ निकल रहे होते हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। बिल्कुल शैलेश, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी है। भले ही हम इस बात को लेकर थोड़ी सी राहत महसूस कर सकते हैं कि प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो घट रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो ये आंकड़े फिर बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, आप नजर बनाए रखिएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या रहने वाला है खास, जल्द से बताते हैं आपको। शुरुआत करेंगे यूपी से। सबसे पहले यूपी प्रयागराज की बात करेंगे, जहां पर ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण पर आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे ये सुनवाई होगी। सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार से दरअसल जवाब मांगा गया है कि संक्रमण को रोकने का आपके पास क्या प्लान है, गाँव में संक्रमण रोकिए इसके लिए प्लान बताइए। दूसरा,
लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर हैं और एक दिवसीय उनका दौरा है। अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। सुबह 11:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हज हाउस में बने हुए कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए उत्तराखंड में क्या कुछ खास है वो भी बता देते हैं आपको। उत्तराखंड में आज से ज्यादा सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक पूरे उत्तराखंड में जारी रहेगा। कोविड कर्फ्यू दोपहर 1 बजे तक जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी इसके तहत, और कोरोना कर्फ्यू के सख्ती से पालन के आदेश भी दिए गए। तो यूपी और उत्तराखंड में क्या रहेगा खास हमने बताया आपको, और इन खबरों को हम लगातार पेश करते रहें।